हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम आज देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अभिक्षमता जो है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा आपका विभेदकारी विभेदकता, पांचवा आपका प्रमापीकरण, छठवां आपका व्यापकता, सातवां आपका विशिष्टता, आठवां आपका व्यवहारिकता आदि। ठीक है। अतः अभिक्षमता जो है परीक्षण की विशेषताओं में से नहीं आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रत्यागमन जो सिद्धांत है वह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत समर्थन जो है बिने, टर्मेन तथा स्टर्न ने दिया था। ठीक है। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मेन और स्टर्न ने दिया था। ठीक है। और द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। ठीक है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया और बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है आनुवांशिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें हमको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इसमें हमको बताना है संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पूर्व संक्रिया की जो अवस्था है वह संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। आइए हम इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा आपका मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 11 से 14 वर्ष होता है। याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रिया अवस्था जो है 11 से 14 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वातावरण, वंशानुक्रम, खेल और व्यायाम जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम, निद्रा आदि आते हैं। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 से 49। 36 से जो 49 है यह मंद बुद्धि बच्चों वालों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। यानी जिसका बुद्धि लब्धि 36 से 49 होगा वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का। टर्मैन ने 1916 में स्टैनफोर्ड ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की है। ठीक है।
टरमैन ने 1916 में स्टैनफोर्ड के परीक्षण के साथ बुद्धि लब्ध के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की है। देखिए, ये बुद्धि लब्ध की सीमाएं हैं, एक दूसरी तरफ उसके वर्ग हैं। देखिए, जिसका 130 से अधिक, अगर एक बुद्धि लब्ध 130 से अधिक है तो ये प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, किस श्रेणी में आएंगे? प्रतिभाशाली के। और जिनका 121 से 130 है वह प्रखर बुद्धि में आएंगे। ठीक है, जिनका 111 से 120 है वह तीव्र बुद्धि में आएंगे। जिनका 91 से 110 है वह सामान्य बुद्धि में आएंगे। जिनका 81 से 90 है वह मंद बुद्धि में आएंगे। जिनका 71 से 80 है वह अल्प बुद्धि में आएंगे। और जिनका 71 से कम है तो ये सब किस श्रेणी में आएंगे? जड़ बुद्धि में। ठीक है, तो इस प्रकार जो 81 से 90 है, आप देख रहे हैं 81 से 90 जो है वह मंद बुद्धि में आएंगे। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रोक इंक टेस्ट। एक टेस्ट है रोक इंक ब्लांट टेस्ट प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये चीज़ें हमको बताना है। तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए जो है रोक इंक ब्लांट टेस्ट किया जाता है। तो रोक इंक ब्लांट टेस्ट जो है वह व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। रोकी इंक ब्लांट टेस्ट जो का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। क्या है? प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण जो है हरमन रोसा ने किया था। कब हरमन रोसा ने किया था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सा विस्मृत का कारण नहीं है? तो इसमें बताना है हमको विस्मृत का कारण कौन सा नहीं है। तो विस्मृत का कारण जो है आपका विस्मृत का कारण नहीं है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्मरण करने की इच्छा जो है, स्मरण करने की जो इच्छा है वह विस्मृत का कारण नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विस्मृत या विस्मरण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियों के कारण होता है। अतः विकल्प बी जो है स्मरण करने की इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्न एक बार फिर देखिएगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी। वह क्या कहलाता है? सांख्यिकी। अब व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न का। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित हुआ सांख्यिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ये हमको बताना है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरिल बर्ट। सिरिल जो बर्ट हैं वह शैक्षिक लब्धि की अवधारणा उन्होंने दिया था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है। इसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन की परीक्षण बैटरी का उपयोग किया है। ठीक है, तो जो आपके सिरिल बर्ट हैं उन्होंने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है पिछड़े बच्चों के लिए, और इसका प्रयोग इसके लिए उन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन की परीक्षण बैटरी का उपयोग किया है। इसी के आधार पर 1913 में उन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ये हमको बताना है। चिंतनशील सोच की चर्चा इसमें किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जॉन डीवी ने किया है। जॉन डीवी ने चिंतन सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। ठीक है, जॉन डीवी ने चिंतन सोच की अवधारणा जो है 1910 में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? हमको ये बताना है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाए कल्पना शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण ये जो है आगमनात्मक तर्क में शामिल है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखी गई बातों को धारण करने पुनः स्मरण करने में असफल होना। सीखी गई बातों को धारण करने पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? वो विस्मरण कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? विस्मरण कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखी गई बातों को धारण करना पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता होती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता होती है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। दोस्तों, यह हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।